हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से गो टू एसएससी यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूँ कि आप अपनी पढ़ाई रोज़ाना डेली कर रहे होंगे। तो आइए हमारे साथ आगे चर्चा करते हैं। तो आज हम पॉलिटी का एक टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। पिछली दो क्लास में हमने ज्योग्राफी पढ़ी। आशा करता हूँ आपने ज्योग्राफी की क्लासेस ली होंगी। तो हम ऐसे करेंगे, 2 दिन पैरेलल ज्योग्राफी चलेगी, 2 दिन पॉलिटी चलेगी। आगे कुछ चेंजमेंट होगा तो आपको बता दिया जाएगा। तो आज हम पॉलिटी के अंदर एक टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जो आपको दिख रहा होगा थंबनेल के ऊपर। भारतीय संविधान एक्ट 1935। ये पॉलिटी के अंदर हम संविधान सभा से भी स्टार्ट कर सकते थे, लेकिन संविधान सभा डायरेक्ट स्टार्ट करते तो आपको समझ में नहीं आता संविधान सभा की मांग कैसे उठी है। तो उसके लिए पहले एक बेस बनाना पड़ता है। तो हम आपको कराएंगे 1935 एक्ट से स्टार्ट। तो यहाँ से आपको पूरा डिटेल से शुरुआत से एकदम, जैसे कि हमने कहा था, जीरो से हीरो की तैयारी है। तो बिल्कुल बेसिक टू एडवांस लेवल तक आपको लेके जाएंगे इसके अंदर। पॉलिटी के अंदर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो हमारे साथ अंत तक बने रहे। 4 से 5 महीने तक आपके सभी के जीएस या मैथ रीजनिंग के अंदर सभी टॉपिक कवर करे जाएंगे। अब हमारी जो चैनल के ऊपर जो मैथ और रीजनिंग के टॉपिक डलते हैं उनको भी देख करें, क्योंकि मैथ और रीजनिंग के अंदर ही है जो पूरे में से पूरे मार्क्स आ सकते हैं। तो आइए तो हम स्टार्ट करते हैं आगे आज का टॉपिक। तो आज का टॉपिक हमारा रहने वाला है भारतीय संविधान एक्ट 1935। शुरू करते हैं। तो जैसे कि अभी देख रहे होंगे, इसको हम कहते हैं भारत शासन अधिनियम 1935। आपको पता होगा कि भारत का संविधान है वो ज़्यादातर इसी एक्ट से लिया गया है। भारत शासन अधिनियम जो 1935 में आया था इसी से लिया गया है। जो हमारा संविधान जो अभी अभी फिलहाल में चल रहा है। तो इस बात को ध्यान रखना है कि कहाँ से लिया है। भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। बात करें इसके अंदर, तो हम अब बात करेंगे इसके अंदर कुल जो धाराएं या अनुसूचियाँ ये सब कितनी है। तो आइए बात करते हैं। तो बात करें अगर कुल धाराएं की, तो इसके अंदर कुल धाराएं देखने को मिलती है हमें। कुल अनुसूचियाँ और इसके बारे में बात करेंगे तो इसे 1935 एक्ट कहते हैं। कुल धाराएं इसके अंदर जो है 321 धारा है। 321 धाराएं थी इसके अंदर, लिखेंगे 321 धाराएं। 321 धाराएं। अगर बात करें अनुसूचियाँ कितनी थी इसके अंदर कुल, तो इसके अंदर 10 अनुसूचियाँ थी। कितनी अनुसूचियाँ थी? 10 अनुसूचियाँ। तो आप कमेंट करके बताएंगे कि भारत का जो संविधान है उसके अंदर फिलहाल कितनी शेड्यूल है, मतलब कि अनुसूचियाँ है। आगे बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को नेहरू जी ने क्या कहा था? नेहरू जी ने इसे कहा था गुलामी का नया चार्टर। क्योंकि अंग्रेज भारत के ऊपर राज कर रहे थे तो नई नई नीतियाँ लेके आ रहे थे। तो फिर बाद में अंग्रेजों को दिक्कत आने लगी शासन के अंदर। तो वो अंग्रेज सोच रहे थे कि भारतीयों को कैसे उल्लू बना के और उनके ऊपर राज किया जाए। तो अलग अलग चार्टर लेके आ रहे थे। कभी कोई चार्टर अधिनियम लेके आ रहे थे, कभी कोई सा एक्ट लेके आ रहे थे, कभी कोई सा। फिर 1935 लेके आए तो नेहरू जी ने कहा कि ये गुलामी का नया चार्टर लेके आया है। ये इन्हें हमारी आज़ादी से कोई मतलब नहीं, ये गुलामी का नया चार्टर लेके आए। बात करें नया चार्टर गुलामी का, तो चार्टर जो शब्द है उसका अर्थ क्या है? चार्टर का अर्थ है कानूनी लेखा जोखा। कानूनी लेखा जोखा मतलब एक ऐसा जोखा, समझ गए? तो चार्टर का ये मतलब है। तो बात करें आगे, तो इसके अंदर क्या क्या अब ये 1935 जो एक्ट आया इसके अंदर कुछ बात उसके अंदर पेश की गई अंग्रेजों द्वारा कि क्या क्या इसके अंदर होगा, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो अंग्रेजों ने कहा कि अखिल भारतीय संघ बनाने की बात की गई। मतलब भारत को एक संघ बनाने की बात की गई इसके अंदर 1935 अधिनियम के अंदर। और क्या कहा कि इसके अंदर क्या होगी, प्रांतों की संख्या पहले 8 थी, 8 से प्रांतों की संख्या 11 कर दी गई। 11 कर दी गई प्रांत की संख्या बढ़ा के। और जो कमिश्नरी क्षेत्र थे, कमिश्नरी क्षेत्र 6 थे इस समय। और जो देसी रियासतें थी, देसी रियासतें जो राजा महाराजा का शासन था, जैसे हैदराबाद के अंदर हो गया, ये ये सब हैदराबाद के निजाम वगैरह इनका जो शासन था, ये देसी रियासतें थी, 500 से ज़्यादा थी। तो इसके अंदर क्या कहा गया 1935 एक्ट के अंदर कि जो ये प्रांत और कमिश्नरी क्षेत्र है ना, ब्रिटिश प्रांत, मतलब कि ब्रिटिश भारत जो था ब्रिटिश प्रांत थे, और जो कमिश्नरी क्षेत्र थे 6, इनको अखंड भारत के अंदर मिलने के लिए बाध्य किया किया गया कि इनको भारत के जो भारत बनेगा इसके अंदर
तो उसके अंदर इनको शामिल होना ही पड़ेगा। लेकिन देसी रियासतों को कहा जो आपकी अगर मर्जी, अगर आप इसके अंदर मिलना चाहो तो मिल सकते हो, और अखंड भारत का हिस्सा नहीं बनना चाहो, अपने अलग राज करना चाहते हो तो आप अलग राज कर सकते हो। तो ये इसके अंदर कहा गया बात। तो जैसे कि इसके अंदर कहा कि प्रांत और कमिश्नरी क्षेत्र को तो कहा कि आप अखंड भारत के लिए बाध्य है, लेकिन देसी रियासतों को कहा गया है कि अखंड भारत के लिए बाध्य नहीं है। तो इसका फल क्या निकला कि अखंड भारत नहीं बन पाया, क्योंकि देसी रियासतें तो थोड़ी उस किसी के अंडर आना चाहेगी, वो तो अपना खुद खुला राज करना चाहेगी, इसलिए अखंड भारत नहीं बन पाया। आगे अगर बात करें और क्या कहा गया, केंद्र में अ, द्वैध शासन, मतलब डायर की शुरुआत हुई, मतलब द्वैध शासन स्टार्ट हो गया केंद्र के अंदर, मतलब कि दो दो राज होंगे अब। द्वैध शासन, ये द्वैध शासन, द्वैध द्वैध शासन की शुरुआत हुई। फिर क्या हुआ, प्रांतों में डिवाइड शासन, द्वैध शासन समाप्त किया गया। उसके बाद केंद्र के अंदर तो पहले क्या था कि प्रांतों के अंदर द्वैध शासन था, लेकिन क्या किया फिर बाद में केंद्र के अंदर द्वैध शासन लगा दिया, और प्रांतों के अंदर क्या कर दिया, द्वैध शासन जो है समाप्त कर दिया, और प्रांतों को ऑटोनॉमी दी गई कि प्रांत जो चाहे वो कर सकते हैं, केंद्र के लिए उनको पूछने की कोई आवश्यकता नहीं है। आगे बात करें, प्रांत अब वॉइसरॉय के अधीन नहीं होगा, पहले वॉइसरॉय के अधीन था, कुछ भी निर्णय लेना होता तो प्रांत को पहले वॉइसरॉय से पूछना पड़ता था, अगर वो सहमति देगा तो ही कुछ आगे हो सकता है। लेकिन फिर क्या किया, प्रांत के अंदर वॉइसरॉय के अधीन नहीं होगा प्रांत। प्रांतों में सरकारों का गठन हुआ, और प्रांतों के अंदर सरकार का गठन हुआ। अब अगर सरकार का गठन हो रहा है, तो अगर आज के टाइम पे देखें, अगर सरकार का गठन होता है तो किस प्रकार से गठन होता है, इलेक्शन होते हैं। तो इसी तरीके से पहले प्रांत के अंदर सरकार का गठन हुआ। प्रांत में सरकार का गठन हुआ, देखो ये प्रांतीय चुनाव, जो प्रांत के अंदर चुनाव होते हैं इसके बारे में अभी पढ़ेंगे। 1937 में हुए प्रांतीय चुनाव, कितनी सीटों पर हुए, 1585 सीटों पर ये प्रांतीय चुनाव हुए। 1937 में 1585 सीट पर हुए। और अगर अब ऐसे सवाल आ जाए कि प्रांतीय चुनाव कौन से सन में हुए, मतलब कौन से ईयर में हुए, तो अगर सन की बात करें तो हुए 1937 के अंदर। और अगर ऐसे पूछ ले कि कौन से एक्ट के अनुसार, एक्ट में हुए, तो कौन से एक्ट चल रही है, 1935 एक्ट। एक्ट पूछे तो 1935, और अगर सन पूछे तो 1937, तो ये क्वेश्चन आएगा, ऐसे कंफ्यूजन भरे ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इनके ऊपर ध्यान रखना है। तो 1585 सीटों के ऊपर चुनाव हुए। ध्यान रखने की बात यह है कि 482 सीट है ना, वो मुस्लिम लीग के लिए रिजर्व्ड थी। 400 रिजर्व, मतलब कि 482 सीट 1585 के अंदर से 482 के अंदर तो मुस्लिम लड़ेंगे ही लड़ेंगे, इनके लिए रिजर्व है, ये कहा गया। और फिर इसके अंदर जो रिजल्ट आया तो क्या हुआ, कांग्रेस ने 707 सीट जीतकर 5 प्रांतों में अपनी बहुमत सरकार बनाई। बहुमत सरकार मतलब मेजोरिटी गवर्नमेंट बनाई। मेजोरिटी, अगर गवर्नमेंट मेजोरिटी बनती है तो कानून के अंदर कोई भी बदलाव करना हो या कुछ भी आपसे सहमति करनी, तो इतनी वो नहीं आती, परेशानी नहीं आती। ये तो कांग्रेस 760 जीता और 5 प्रांतों के अंदर बहुमत सरकार बनाई। तो ये 5 प्रांत कौन कौन से थे, इनसे सवाल आ जाते हैं, ये ध्यान रखना है। पहला प्रांत किसे बनाई, बिहार में बनाई। बिहार में, बिहार के से कौन जीता, श्री कृष्ण सिंह। उड़ीसा से वी एन दास। मद्रास से सी राज गोपालाचारी। आगे पढ़ेंगे इनके बारे में। यूपी के अंदर गोविंद वल्लभ पंत, और मध्य प्रदेश में एन वी खरे। ठीक है, तो ये 5 प्रांतों के अंदर ये जरूर याद रखना, इनसे क्वेश्चन बनेगा कि बिहार से कौन थे, उड़ीसा से कौन से, मद्रास से, यूपी से, मध्य प्रांत से कौन थे। मध्य प्रदेश आज का मध्य प्रांत ऐसे कह सकते हैं। तो कौन कौन थे 5 राज्य, बिहार, उड़ीसा, मद्रास, यूपी और मध्य प्रदेश। बिहार के अंदर कौन, कृष्ण सिंह। उड़ीसा के अंदर वी एन दास। मद्रास के अंदर सी राज गोपालाचारी। यूपी के अंदर गोविंद वल्लभ पंत, और मध्य प्रांत के अंदर एन वी खरे। फिर क्या हुआ कि ये जो सरकार का गठन हुआ था, इनने 28 माह के बाद इस्तीफा दे दिया। 28 बोले लगभग 2 साल के बाद इनने क्या किया, इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने का कारण क्या था कि इनने जो वादा किया था 1935 एक्ट के अंदर की प्रांतों को ऑटोनॉमी देंगे, केंद्र के अंदर द्वैध शासन होगा, वो इसरो के अधीन नहीं होगा, ये सब जो पीछे पड़ा, इनने ऐसा कुछ किया ही नहीं।
तो सरकार जो ने इस जो 5 लोग थे सरकार, बाकी जो सरकार गठन हुआ प्रांत के अंदर, उन्हें कहा कि जो इनने वादा किया था वो तो इन्हें कुछ किया नहीं। अब ये सरकार के अंदर हमें बस बिना नाम का बैठा के क्यों वो कह रहे कि हमने प्रांत के अंदर इलेक्शन कराए, वो कराए। तो ये इन्हें खुद ही इस्तीफ़ा दे दिया कि कुछ हो भी नहीं रहा और नाम भी हो रहा है कि हमने प्रांतों के अंदर सरकार बना दिए हुए। तो इनने 28 माह बाद इस्तीफ़ा दे दिया। तो जब इनने इस्तीफ़ा दिया तो मुस्लिम लोगों ने, मतलब मुस्लिम लीग थी ना, उनने 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस, मतलब लिबरेशन डे बनाया 22 दिसंबर 1939 में। तो ये डेट याद रखना। ऐसे सवाल आ जाएगा कि मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया? 22 दिसंबर 1939। इंग्लिश मीडियम वाले लिबरेशन डे कब बनाया? 22 दिसंबर 1939। आगे अगर बात करें तो शक्तियों का विभाजन हुआ। इसके अंदर क्या हुआ? शक्तियों का विभाजन हुआ कि ये सूची 3 प्रकार की होती है, पता होगा वो, संघ सूची, प्रांत सूची और समवर्ती सूची। संघ मतलब अपने पूरे देश के अंदर, जो आज का कहते हैं सेंटर के अंदर। संघ मतलब सेंटर, प्रांत मतलब स्टेट, आज की स्टेट, और समवर्ती के अंदर दोनों होंगे। तो संघ सूची के अंदर कानून कौन बनाएगा? केंद्र बनाएगा, ये कहा गया उसके अंदर। संघ सूची पे केंद्र बनाएगा, प्रांत सूची पे राज्य बनाएगा, और समवर्ती के ऊपर केंद्र प्लस राज्य दोनों बनाएगा। तो आज भी अगर आप देखिए प्रेजेंट की बात करें तो आज भी कानून ऐसे बनते हैं। संघ के तो मतलब कि केंद्र का केंद्र सरकार बनाती है, राज्यों के अंदर राज्य सरकार बनाती है, और जो कॉन्करेंट लिस्ट के होते हैं वो केंद्र और राज्य दोनों बनाती है। तो संघ सूची के अंदर राज्य कितने किए गए? 59। प्रांत सूची के अंदर 54 किए गए, और समवर्ती सूची के अंदर 36 विषय रखे गए। तो ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आते हैं तो इसको याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे अगर बात करें इसकी, तो अविशिष्ट विषय की शक्तियाँ वाइसराय को ही दी गई। अविशिष्ट शक्तियाँ मतलब कि जो कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने हो तो वो कौन लेगा? वाइसराय ही लेगा। कुछ ऐसे कुछ खास डिसीजन आ जाएंगे जिनको बहुत ही अलग तरीके से है, तो उनको कौन करेगा? वॉइसरॉय। उनकी उसकी शक्ति किसके पास होगी? वॉइसरॉय के पास होगी। मामूली के ऊपर तो राज्य या केंद्र के पास जो होगा, लेकिन जो अविशिष्ट थी उसको वॉइसरॉय करेगा। आगे बात करेगी तो संघीय न्यायालय की स्थापना हुई थी 1935 एक्ट के। 1935 के एक्ट की अगर बात करें तो संघीय न्यायालय की स्थापना हुई थी। तो संघीय न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1937 के अंदर हुई। अब देखो वो पीछे सवाल था ना, 1935 एक्ट पूछे तो 1935 एक्ट के अनुसार, और ईयर पूछे ना, ईयर, तो 1937 में। 1937 के अंदर संघीय न्यायालय की स्थापना हुई, और 1935 एक्ट के अनुसार, मतलब 1935 एक्ट के अनुसार 1937 के अंदर संघीय न्यायालय की स्थापना हुई। और इसके अंदर जो जजों का वो था, किस प्रकार से इसका जो था स्ट्रक्चर बनाया गया, तो स्ट्रक्चर की बात करेंगे। इसका स्ट्रक्चर किस प्रकार बनाया कि इसके अंदर एक तो होगा मुख्य न्यायाधीश, एक होगा मुख्य न्यायाधीश, एक तो होगा मुख्य न्यायाधीश, और इसके अंदर 6 अन्य न्यायाधीश होंगे। 6 अन्य न्यायाधीश, एक तो मुख्य न्यायाधीश होगा और 6 अन्य न्यायाधीश होगा। ये इसकी जो संघीय न्यायालय थी इसका स्ट्रक्चर था। तो अगर बात करें जो इसका पहला पूछ लेगा, ये पहले और प्रेजेंट के ये पूछता है, करंट के पूछ लेगा या फिर पहला पूछ लेगा, याद रखना। पहला जो मुख्य न्यायाधीश था उसका नाम था मोरिस गुएर। फर्स्ट मुख्य न्यायाधीश कौन थे? फर्स्ट मुख्य न्यायाधीश थे मोरिस गुएर। याद रखना है, फर्स्ट मुख्य न्यायाधीश कौन थे? मोरिस गुएर फर्स्ट मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, ये देखना। संघीय न्यायालय की स्थापना हुई 1900, ये याद रखना, 1935 के एक्ट के अनुसार हुआ, लेकिन 1937 सन के अंदर हुआ। और इसके अंदर यह था, इसका स्ट्रक्चर कैसा था इस न्यायालय का? इसके अंदर एक तो मुख्य न्यायाधीश था और 6 अन्य न्यायाधीश थे। ठीक है, और आगे बात करें तो बिहार और उड़ीसा का विभाजन 1 अप्रैल, ये नोट है, मतलब कि इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इनको याद रखना। बिहार और उड़ीसा का विभाजन 1 अप्रैल 1936 को हुआ। क्वेश्चन बन गया ये कि बिहार से उड़ीसा कब अलग हुआ, बिहार और उड़ीसा का विभाजन कब हुआ? 1 अप्रैल 1936 के अंदर हुआ। और बिहार उड़ीसा को बंगाल प्रेसिडेंसी से 1912 में अलग हुए थे। पहले जो बिहार और उड़ीसा थे ना, बिहार और उड़ीसा दोनों बंगाल प्रेसिडेंसी के अंडर आते थे। तो ये पहले 1912 के अंदर तो
बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुए, तब ये दोनों एक ही थे। जब इनका नाम बिहार से ही था, इनको बिहार नाम से जाना जाता था दोनों को। तो बिहार प्रेसिडेंट मतलब बिहार अलग हुआ बंगाल प्रेसिडेंसी से 1912 के अंदर। यहाँ पे लिख रखे हैं बस समझाने के लिए, बिहार प्लस उड़ीसा उस टाइम पे ये बिहार ही था। तो बिहार और उड़ीसा जो थे 1900 बिहार 1912 के अंदर बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ। लेकिन बिहार और उड़ीसा का विभाजन फिर हुआ बाद में 1 अप्रैल 1936 को हुआ। बिहार और उड़ीसा का बंगाल से 1912 में, और बिहार और उड़ीसा दोनों अलग हुए 1 अप्रैल 1936 को। तो ये बात याद रखनी है। आगे बात करें, बर्मा को भारत से अलग 1937 में किया गया। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। बर्मा मतलब म्यांमार। म्यांमार बर्मा एक बात है। बर्मा को भारत से कब अलग किया गया? 1937 के अंदर अलग किया गया। और आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। तो ऐसे सवाल आ जाएगा दोबारा कि कौन से एक्ट के अनुसार, कौन से एक्ट के अनुसार आरबीआई की स्थापना हुई, एक्ट पूछ लेगा। तो एक्ट तो 1935 पढ़ रहे, तो 1935 डेट पूछ रहे तो 1 अप्रैल 1935। इसकी एक्ट दोनों सेम ही है, 1935 भी एक्ट है और सन भी 1935 ही है। ठीक है, तो एक्ट भी इसका 1935 है और ईयर भी 1935 है। फिर क्या इसके अंदर, अच्छा एक चीज और नोट करना, दलित वर्ग के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का विस्तार किया गया। ये लिखना है इसका, दलित वर्ग हेतु सांप्रदायिक सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व निधित्व का विस्तार किया। ये जो फैक्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पीवाई के सीधा ऐसा सवाल आया था कि दलित वर्ग हेतु सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का विस्तार कौन से एक्ट के अंदर किया गया? तो 1935 एक्ट के अंदर किया गया था। 1935 एक्ट के अंदर सीधा पीवाई के मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना। ये 1935 एक्ट के बारे में हमने आज कुछ जानना था। 1935 एक्ट के बारे में एक बार स्टार्टिंग से रिवाइज कर लेते हैं। इसे भारत शासन अधिनियम 1935 या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 कह देते हैं। इसके अंदर कुल धाराई की अगर बात करें तो इसके अंदर कुल 321 धाराएं हैं। कुल अनुसूचियां बात करें तो कुल 10 अनुसूचियां हैं, और नेहरू जी ने इसे गुलामी का नया चार्टर कहा। और इसके अंदर कहा गया कि अखिल भारतीय संघ बनाने की बात की गई। इसके अंदर क्या बात हुई कि अखिल भारतीय संघ बनेगा। और प्रांतों की संख्या पहले 8 थी, तो प्रांतों की संख्या 8 से 11 कौन से एक्ट में हुई? 1935 एक्ट के अंदर हुई। कमिश्नरी क्षेत्र कितने थे? 6 थे 1935 एक्ट में। देसी रियासतें 500 से ज्यादा थी। ठीक है, तो इसके अंदर क्या कहा गया कि 8 से ये जो है अखंड भारत के अंदर मिलने के लिए बाध्य है। प्रांत और कमिश्नरी क्षेत्र और देसी रियासतें बाध्य नहीं है। तो इसका रिजल्ट क्या है कि अखंड भारत नहीं बन पाया। फिर क्या होगी कि कहा गया कि केंद्र के अंदर तो डायरकी स्टार्ट होगी और प्रांतों के अंदर खत्म कर दी जाएगी। और प्रांत वॉइस रॉय के अधीन नहीं होगा, प्रांतों के अंदर सरकार का गठन होगा। तो इलेक्शन हुए, प्रांतीय चुनाव हुए 1937 में 1585 सीट पे, जिसके अंदर से 482 सीट मुस्लिमों के लिए रिजर्व थी। कांग्रेस ने 700 सीट जीतकर 5 प्रांतों के अंदर बहुमत सरकार बनाई। 5 प्रांत कौन कौन से थे? बिहार, उड़ीसा, मद्रास, यूपी और मध्य प्रांत। बिहार के अंदर श्री कृष्ण सिंह थे, उड़ीसा के अंदर वीएन दास थे, मद्रास के अंदर सिराज गोपालाचारी थे, यूपी के अंदर गोविंद वल्लभ पंत थे, और मध्य प्रदेश के अंदर एनवी खरे थे। तो 28 माह बाद इनने इस्तीफा दे दिया। क्यों दे दिया? कि जैसा 1935 एक्ट के अंदर कहा था इन्होंने, ऐसा कुछ नहीं किया, तो इनने खुद ही इसके अंदर रिजाइन दे दिया। इसके उपरांत जो जब इन्होंने रिजाइन दिया तो मुस्लिमों ने 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस यानी लिबरेशन डे बनाया। आगे बात करें तो शक्तियों का विभाजन हुआ इसके अंदर। 3 सूची, संघ सूची, प्रांत सूची और समवर्ती सूची। तो संघ सूची के अंदर कानून केंद्र बनाए गए जिसके अंदर विषय थे 59। प्रांत सूची के ऊपर कानून राज्य बनाए गए जिसके अंदर विषय थे 54। समवर्ती सूची के ऊपर कानून केंद्र और राज्य दोनों मिलकर बनाएंगे जिसके अंदर विषय थे 36। और अविशिष्ट विषय जो स्पेशल सब्जेक्ट थे उसके अंदर उसकी शक्तियां वॉइस रॉय को दी गई। आगे बात करें, संघीय न्यायालय की स्थापना 1935 एक्ट के अनुसार 1937 के अंदर। तो इसका जो अ, अरे मतलब ये क्या कहते हैं, इसका स्ट्रक्चर क्या था? स्ट्रक्चर इसका था, एक तो मुख्य न्यायाधीश होंगे और 6 अन्य न्यायाधीश होंगे इसके अंदर। और तो पहले क्या हुआ 1912 के अंदर बिहार प्रेसिडेंसी बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुए।
फिर बिहार और उड़ीसा 1 अप्रैल 1936 को अलग हुए। पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे इसके? मोरिस गुएयर थे। आगे बात करें, बर्मा को भारत से अलग 1937 के अंदर ही किया गया। आरबीआई की स्थापना हुई 1 अप्रैल 1935 के अंदर, और एक्ट भी कौन सा था? 1935। फिर ये पीवाई को सीधा दलित वर्ग हेतु सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का विस्तार किया 1935 एक्ट के अंदर। तो अभी तो 20 मिनट ही हुई है ना। अभी एक काम करते हैं कि जो है अपना अगस्त ऑफर उसको पढ़ लेते हैं, और हो सका तो क्रिप्स ऑफर भी। मैं एक बार इसके अंदर वो फाइल जोड़ दो, 1 मिनट रुको। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं एक बार फिर से। अभी पीछे हमने पढ़ा 1935 अधिनियम, अभी हम स्टार्ट करेंगे अगस्त ऑफर, और या अगर टाइम बचा तो क्रिप्स मिशन भी कर लेंगे। तो अगस्त ऑफर पढ़ते हैं अभी। ये अगस्त ऑफर क्या है? अगस्त प्रस्ताव जो है ये 8 अगस्त 1940 के अंदर आया था। कब आया था? 8 अगस्त 1940 को आया था। तो इसके अंदर क्या क्या कुछ था उसके बारे में पढ़ेंगे। इसके अंदर क्या क्या बात की गई। इसके अंदर आ गया कि गवर्नर की जो कार्यकारिणी परिषद है ना, उसके अंदर जो अधिक है ना वो भारतीय शामिल रहेंगे। पहले क्या रहता था कि गवर्नर की जो कार्यकारिणी थी ना उसके अंदर अधिक कौन से रहते थे? बाहर के लोग रहते थे, भारतीय लोग रहते थे। भारतीय लोग कम रहते थे, और वो रहते थे भारतीय लोग जो कि किसी तरीके से ब्रिटिश की जो सहायता की थी उनने किसी लड़ाई के अंदर, तब या फिर किसी प्रकार से उनकी जो सहायता करते हैं, ऐसे भारतीय नहीं थे जो इंडिया की आज़ादी के बारे में चाहते। ऐसे भारतीयों के शामिल थे उसके अंदर कि जो ब्रिटिश के साथ थे। अगर बात करें तो उसके अंदर पहले ज़्यादातर ब्रिटिश थे और कुछ भारतीय थे, लेकिन जब अगस्त प्रस्ताव आया कि तब जनता के अंदर अब सब ऐसे कहने लगे हमें आज़ाद करो आज़ाद करो। तो अगस्त प्रस्ताव के अंदर क्या कहा गया कि गवर्नर जनरल की जो कार्यकारिणी है ना उसके अंदर हम भारतीयों को ज़्यादा करेंगे, भारतीयों की संख्या बढ़ा देंगे उसके अंदर। और क्या कहा गया? युद्ध की समाप्ति पर भारत में औपनिवेशिक स्वराज की स्थापना होगी। मतलब वो युद्ध की समाप्ति कौन सी? जो सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था इस टाइम पे, आपको पता होगा सेकंड वर्ल्ड वॉर। सेकंड वर्ल्ड वॉर 1939 से 44 तक, तो उसके बीच के अंदर आया था, 1940 के अंदर ही आया था। तो क्या कहें, युद्ध की जब समाप्ति होगी तो भारत को हम औपनिवेशिक स्वराज का दर्जा देंगे, मतलब डोमिनियन स्टेटस। डोमिनियन स्टेटस क्या होता है कि पूरा राज, जैसे अभी भारत के अंदर है, पूरा राज भारतीय करेंगे, सबके अंदर वो भी राज कोई नियम होंगे वो भारतीय बनाएंगे, लेकिन जो उसके ऊपर जो एक जो मेन हेड होगा ना वो उसका होगा, किसका? ब्रिटेन का वॉइसरॉय होगा। ये कहा गया उसके अंदर। तो डोमिनियन स्टेटस का मतलब क्या था? सब कुछ आप करो, लेकिन जो सबका हेड होगा ना वो एक जो होगा वो कौन होगा? वॉइसरॉय होगा जो ब्रिटेन का होगा। आगे इसके अंदर बात की कि क्या कहा गया? संविधान बनाना भारतीयों का अपना अधिकार होगा। ऐसे कहा गया कि भारतीय अपना संविधान खुद बनाएंगे, ये उनका अधिकार है। और क्या कहा गया? अल्पसंख्यकों के विचारों को भी ध्यान में रखा जाएगा। अल्पसंख्यक बोले तो माइनॉरिटीज। इस समय जो माइनॉरिटीज थी, तो आपको पता है, पढ़ा है आपने, इतना मैं पीछे पढ़ाया था। तो इस टाइम पे वो क्या लगता है कि माइनॉरिटीज कौन थी? माइनॉरिटीज कौन थी इस टाइम पे? मुस्लिम लीग थी, मुस्लिम लोग। तभी तो उनको क्या कहते हैं, इलेक्शन के अंदर उनकी सीट रिजर्व थी, है ना। 582 थी उनकी सीट रिजर्व इलेक्शन के टाइम पे, इसलिए माइनॉरिटीज के लिए रिजर्व रखते हैं। तो इस टाइम पे जो थी अल्पसंख्यकों के विचारों को ध्यान में रखा जाएगा, ये कहा गया। लेकिन क्या कहे, मुस्लिम लीग ने ना इसे रिजेक्ट कर दिया। आप कभी कैसे? इसके अंदर साफ लिख रहा है कि अल्पसंख्यकों के विचारों को ध्यान देंगे, और दूसरी तरफ मुस्लिम लीग इसको रिजेक्ट भी कर रहे हैं। उन्हें रिजेक्ट यूँ किया गया कि जो उनने कहा कि उनके विचारों का ध्यान रखा जाएगा, उनने ऐसा कोई विचार कहा नहीं कि किन विचारों का ध्यान रखा जाएगा। उन विचारों का कहीं पे वर्णन नहीं किया, कहीं पे मेंशन नहीं किया कि ये विचार है ना, मुस्लिम लोग मुस्लिम लीग के लिए ये विचार का ध्यान में रखा जाएगा। इसलिए ना उन्होंने इस कानून को क्या किया? रिजेक्ट किया। उन्होंने ये नहीं माना। आगे बात करें, कांग्रेस ने अगस्त ऑफर को रिजेक्ट किया। अगस्त को मुस्लिम लीग ने कर दिया क्योंकि विचारों को कहीं पे उन्होंने वर्णन नहीं किया। कांग्रेस ने अगस्त ऑफर रिजेक्ट क्यों किया? इसके बारे में बात करें कि उन्होंने कहा भारत की स्वतंत्रता पर समझौता नहीं होगा। उन्होंने कहा भारत की स्वतंत्रता पर स्वतंत्रता पर समझौता भारत की समझौता नहीं भारत की स्वतंत्रता पर समझौता नहीं होगा। उन्होंने ये कहा क्योंकि उन्होंने क्या कहा, डोमिनियन स्टेटस देंगे। उन्होंने कहा था तुम्हें ब्रिटेन का हमें कुछ भी नहीं चाहिए, ना ही तुम्हारा वॉइस रॉय चाहिए, गवर्नर जनरल तुम्हारा कुछ 1% भी नहीं चाहिए। तो उन्होंने डोमिनियन स्टेटस की बात की ना, तब उन्होंने कहा
कि भारत की स्वतंत्रता पर हम कुछ समझौता करेंगे ही नहीं, डोमिनियन स्टेटस हमें नहीं चाहिए, हमें तो पूरी आज़ादी चाहिए। इस कारण उन्होंने अगस्त पर क्या किया, कांग्रेस जो आईएनसी थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, उनने भी रिजेक्ट कर दिया। तो मुस्लिम लीग ने रिजेक्ट किया और इनने भी कर दिया, कांग्रेस ने भी। तो पेपर के अंदर क्या क्वेश्चन बनेगा कि अगस्त ऑफर को किसने इनकार किया, तो ऑप्शन मिलेगा मुस्लिम लीग, कांग्रेस, नन ऑफ दीज, या फिर बोथ ए एंड बी। तो ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, तो आपको पता है क्या है, बोथ ए एंड बी। मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों ने इसके इनकार किया। आगे बात करें, फिर क्या है, अब कुछ कथन कहे थे उनकी बात करेंगे। अबुल कलाम आज़ाद ने क्या कहा इसके ऊपर, अबुल कलाम आज़ाद ने इसके ऊपर बात ही नहीं की। ऐसे कि डोमिनेंस, जो उन्होंने कहा था ये डोमिनेंस स्टेटस देंगे, तो लेकिन बात करने का विषय ही नहीं, इसके ऊपर मैं बात क्या करूँ। इसको इनको समझ जाना चाहिए खुद कि इसके ऊपर कोई बात करने का विषय ही नहीं है। तो अब अब्दुल कलाम आज़ाद ने इस पर बात भी नहीं की, इस पर बात नहीं की, बात ही नहीं की, बात ही नहीं की। अब्दुल कलाम आज़ाद ने इसके ऊपर बात नहीं की, तो इसके अंदर बात करने का कोई विषय है ही नहीं, हमें नहीं चाहिए। और जवाहरलाल जवाहरलाल नेहरू की बात करें, जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा, जवाहरलाल नेहरू ने डोमिनियन स्टेटस को दरवाजे पर लगी जंग की कील कहा। दरवाजे, ये सीधा स्टेटमेंट आता है कि ये बहुत बार पूछा गया है कि ऐसा किसने कहा, दरवाजे पर लगी जंग की कील, दरवाजे पर लगी जंग की कील, ये कहा जवाहरलाल नेहरू ने। अब दरवाजे पर कुछ जंग लगी की कुछ काम होता है, मतलब कि कोई व्यर्थ है, इसके अंदर कुछ है ही नहीं, इसका कुछ मतलब ही नहीं बन रहा। तो जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा इसका, दरवाजे पर लगी जंग की कील का। आगे बात करें, अगस्त प्रस्ताव के विरोध में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू हुए। क्या हुए, व्यक्तिगत सत्याग्रह, अगस्त प्रस्ताव में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू हुए। लोग ने घर से निकल निकल के व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किए। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी, 17 अक्टूबर 1940 के अंदर शुरुआत हुई इसकी। पहले व्यक्तिगत सत्याग्रह थी, उसकी शुरुआत 17 अक्टूबर 1940 के अंदर हुई। कहाँ से हुई, जगह पूछ लेगा, जगह क्या है, पवनार, एक सेकंड इसको erase कर दो। दोबारा लिखेंगे, पवनार, पवनार आश्रम, महाराष्ट्र। कहाँ से शुरुआत हुई व्यक्तिगत सत्याग्रह की, पहली शुरुआत हुई पवनार आश्रम, महाराष्ट्र से इसकी शुरुआत हुई। फर्स्ट व्यक्तिगत सत्याग्रह की 17 अक्टूबर 1940 को पवनार आश्रम से शुरुआत हुई। आगे बात करें तो इसके अंदर जो पहले व्यक्ति थे व्यक्तिगत सत्याग्रह के अंदर भाग लेने, कौन थे, आचार्य विनोबा भावे, इनके बारे में आपने सुना होगा। कौन थे, आचार्य विनोबा भावे। सेकंड व्यक्ति कौन थे, जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू ने किया। और तीसरे कौन थे, ब्रह्मदत्त, ब्रह्मदत्त, याद रखना इनको, ये तीनों नाम कौन थे, आचार्य विनोबा भावे थे। सेकंड व्यक्ति कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। और थर्ड व्यक्ति कौन थे, ब्रह्मदत्त। आगे बात करें, इसका मोटो क्या था, व्यक्तिगत सत्याग्रह का मोटो क्या था, कि क्यों शुरू किया था, बोलने की स्वतंत्रता पाने के लिए। ये देख रहे हो, इतना राज किया था इन्हें कि बोलने की स्वतंत्रता के लिए, बोलने के लिए भी हमें सत्याग्रह करने पड़ रहे थे। स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता हेतु क्या इसकी शुरुआत हुई। तो इसके अंदर क्या हुआ, दिल्ली चलो का नारा व्यक्तिगत सत्याग्रह से आया। इसी ना, आपने सुना होगा दिल्ली चलो नारा, दिल्ली चलो नारा व्यक्तिगत सत्याग्रह से आया, व्यक्तिगत सत्याग्रह से आया। ठीक है, याद रखना, दिल्ली चलो नारा कहाँ से आया, व्यक्तिगत सत्याग्रह से आया। आगे बात करें,
चर्चिल ब्रिटेन का जो चर्चिल था, वो बिल्कुल नहीं चाहता था कि भारत आज़ाद हुआ। तो इसको कितनी घृणा थी भारत से, मतलब कि, तो देखो इसने क्या कहा था। इसने कहा कि भारतीय आज़ाद भी होकर है ना अपने देश को नहीं चला पाएंगे। इतना इसके विष भरा पड़ा था अपने इसके अंदर शरीर में। ये भारतीय के लिए क्या कह रहे थे, भारतीय, इसने क्या कहा, भारतीय, ये पूछेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारतीय आज़ाद भी हो गए तो अपना देश नहीं चला पाएंगे। क्या कहा इन्होंने, इसने कहा कि भारतीय अगर आज़ाद भी हो गए ना तो अपना देश नहीं चला पाएंगे। ये चर्चिल के शब्द थे कुछ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, अगस्त प्रस्ताव भी खत्म हो गया। तो 10 मिनट हो रही, क्रिप्स मिशन भी कर ही लेते हैं, तो क्रिप्स मिशन भी कर लेते हैं। क्रिप्स मिशन अनाउंसमेंट कब हुई इसकी, 11 मार्च 1942 को। और अगर बात करें इसका उद्देश्य क्या था, अगर इसकी उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भारतीयों को सहयोग प्राप्त कराना। जिस टाइम पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था 1942 के अंदर आया था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भारतीयों को सहयोग प्राप्त कराना, ये इसका उद्देश्य था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भारतीयों को सहयोग प्राप्त कराना। आगे बात करें, 23 मार्च 1942 को स्टैफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में दिल्ली आया था। क्रिप्स मिशन है, इसके नाम के ऊपर रखा गया, स्टैफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में आया था तो इसे क्रिप्स मिशन कहा गया। 23 मार्च 1942 को आया। अनाउंसमेंट इसी कब की गई थी, 11 मार्च 1942 को की गई। लेकिन भारत के अंदर कब आया था ये, 23 मार्च 1942 के अंदर आया। और स्टैफोर्ड क्रिप्स की 24 मार्च को गांधी जी से मुलाकात हुई। गांधी जी से मुलाकात कब हुई, 24 मार्च 1942 को गांधी जी से मुलाकात हुई। तो गांधी जी ने कहा, इसे क्या कहा, क्रिप्स से पहली जहाज से निकल लो, निकल लो। ये गांधी जी ने कहा इसे कि पहली जहाज से निकल लो, क्योंकि कुछ अलग नहीं था। क्रिप्स मिशन भी जो अगस्त ऑफर था, वैसे कुछ क्रिप्स मिशन ये भारतीयों को ऐसे पागल बनाने के चक्कर में घूम रहे थे। तो गांधी जी ने इसको पढ़ा और क्या कहा, पहली जहाज से निकल लो। और 30 मार्च को कांग्रेस के वादा कर आधिकारिक वार्ता कर जो जवाहरलाल नेहरू अब्दुल कलाम के सामने आया। 30 मार्च को, 24 मार्च को गांधी जी के सामने आया तो गांधी जी ने मन इनकार किया, कहा कि पहली जहाज से निकल लो। मतलब ऐसे शब्द नहीं थे, लेकिन उन्होंने कहने मतलब था पहले जहाज से निकल लो, ऐसे कुछ, इसे कुछ। और 30 मार्च को कांग्रेस के आधिकारिक जो वार्ताकार थे जवाहरलाल नेहरू और अबुल कलाम आजाद, इनके सामने 30 मार्च को आया। ठीक है, आगे बात करें तो ये तो दो थे कांग्रेस के वार्ताकार। अन्य वार्ताकार भी पूछ रहे थे, जैसे मुस्लिम लीग के वार्ताकार कौन थे, तो मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्ना थे मुस्लिम लीग के वार्ताकार। हिंदू सभा के कौन थे, वी डी सावलकर, वी डी सावलकर जयकर, ये थे हिंदू महासभा के वार्ताकार। और अनुसूचित जाति के कौन थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ये थे किसके, अनुसूचित जाति के। मुस्लिम लीग के थे जिन्ना, हिंदू महासभा के वी डी सावरकर, और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इसके अनुसूचित जाति के। आगे बात करें तो ये जब आया था तो इसके क्या बिंदु थे, क्रिप्स मिशन के अंदर क्या क्या, किस किस की बात की गई। इसके अंदर बात की कि भारत संघ बनेगा, ठीक है, भारत को राष्ट्रमंडल और अन्य संगठनों में शामिल होने की स्वतंत्रता होगी। क्या कहा, भारत कॉमनवेल्थ के अंदर और अन्य संगठन के अंदर शामिल हो सकते हैं। ठीक है, ये कहा गया इसके अंदर। और संविधान सभा है, जो संविधान सभा है वो संविधान बनाएगी। जैसे संविधान सभा की पहली बार वो बात हुई, जो संविधान सभा है ना वो संविधान बनाएगी भारत का। ठीक है, यहाँ तक सही चल रहा था। आगे क्या बात की ने, भारत को डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा। फिर वही बात जिससे अगस्त पर इनकार किया, वही बात दोबारा कर दी कि डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा भारत को। और वायसराय की कार्यकारिणी में सभी भारतीय होंगे।
इसमें अगस्त ऑफर में क्या किया कि भारतीय की संख्या बढ़ा देंगे, लेकिन अब क्या कर रहे हैं कि भारतीयों की संख्या पूरी रहेगी, बस 100% भारतीय रहेंगे वाइसराय की कार्यकारिणी में। लेकिन ये क्या है, भारत भारत को डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा। वही बात करती है दोबारा, भारतीय को डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा। ये आगे क्या हुआ फिर, संविधान सभा फिर क्या कहा, संविधान सभा संविधान बनाएगी। ठीक है। हाँ, अब कुछ कथन थे, ये कथन पढ़ो। पट्टाभी सीतारमैया ने क्या कहा अगस्त प्रस्ताव के ऊपर, अगस्त प्रस्ताव ना इसके ऊपर, क्रिप्स मिशन के ऊपर, कि ये अगस्त प्रस्ताव का परिवर्तित संस्करण है, मतलब उसका ही मॉडिफाई वर्जन है ये, कुछ नहीं है, बस वही है, सेम मॉडिफाई वर्जन है उसी का, और कुछ नहीं है ये। क्या कहा कि ये अगस्त प्रस्ताव का परिवर्तित संस्करण है। गांधी जी ने क्या कहा, टूटे हुए बैंक के नाम उत्तर दिनांकित चेक, मतलब पोस्ट डेटेड चेक कहा, ऐसा चेक जिसकी डेट निकल चुकी है। जैसे बैंक के अंदर हम चेक जमा कराते हैं तो उसके ऊपर डेट लिखी रहती है कि इस तारीख तक हम पैसे निकाल देंगे, तो ऐसा चेक का जिसकी डेट निकल चुकी है, वो पास डेटेड चेक का इसे। और जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया, ऐसा चेक जिसका बैंक दिवालिया होने वाला है, ऐसा बैंक जिसका दिवालिया होने वाला है, जवाहरलाल नेहरू ने कहा। पट्टाभी सीतारमण ने क्या कहा, अगस्त प्रस्ताव का परिवर्तित संस्करण। गांधी जी ने कहा टूटे हुए बैंक के नाम उत्तर दिनांकित चेक, और जवाहरलाल नेहरू ने ऐसा चेक जिसका बैंक दिवालिया होने वाला है। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर ही दूसरा वाला जो गांधी जी का कथन है, तो याद रखना है। आगे गए कि 11 अप्रैल 1942 को क्रिप्स मिशन, तो क्या कहा, 11 अप्रैल 1942 को क्रिप्स मिशन वापस चला गया, क्योंकि डोमिनियन, ऐसे कहा कि डोमिनियन स्टेटस का दर्जा देंगे भारत को, ये तो बात नहीं करनी थी। तो इसलिए क्या हुआ कि इसको वापस चला गया, 11 अप्रैल 1942 को वापस चला गया। बात करें, आगे बात करेंगे इसकी, क्रिप्स की सफलता का प्रभाव, विफलता का प्रभाव, यार सफलता लिख दिया, टाइपिस्ट भी मौज कर रहे हैं। क्या है विफलता, क्रिप्स की विफलता, एक सेकंड रुकना है, उसके बाद करेक्ट, क्रिप्स की विफलता, ठीक है ये, क्रिप्स की विफलता का प्रभाव क्या पड़ा, क्या पड़ा, 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति ने वर्धा में भारत छोड़ो कहा। पहली बार कब कहा अंग्रेजों को भारत छोड़ो, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत नहीं हुई अभी, अभी अंग्रेजों को कहा कि भारत छोड़ो। 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति ने वर्धा में कहा, वर्धा में भारत छोड़ो कहा। 8 अगस्त 1942 को ग्वालियर, ग्वालिया, ग्वालिया है ये, ग्वालियर नहीं है, ग्वालिया, ग्वालिया टैंक मैदान में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई। 14 जुलाई 1942 को क्या कहा, भारत छोड़ो, और 8 अगस्त 1942 को ग्वालियर टैंक मैदान में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई। और ये ग्वालियर टैंक का है, मुंबई के अंदर है, ये ध्यान रखना। और इसी में क्या कहा, भारत ने, सबको पता है, बहुत फेमस डायलॉग है, गांधी जी ने क्या कहा, इसे डू और डाई का नारा दिया क्विट इंडिया मूवमेंट के अंदर। अच्छा, अब एक क्वेश्चन है मेरा कि डू एंड डाई का नारा किसने दिया? आप बताओ, इंडिया का वर्ल्ड कप चल रहा था, तब इसके अंदर वो जो तीन पाकिस्तान की वो जो थे वो चलाते थे कि कौन जीतेगा कौन जीतेगा, मोहम्मद आमिर, और उसके साथ जो उसका होस्ट रहता था वो कहता था अब तो डू एंड डाई मैच है। तब पाकिस्तान उसके अंदर सेमीफाइनल के अंदर जाने के लिए खेल रही थी, डू एंड डाई करो और मर जाओ, डू और डाई नहीं, डू एंड डाई। ऐसे भी लोग रहते हैं, क्या करें, इनकी इंग्लिश नहीं आती तो बोलनी जरूरी है। क्विट इंडिया मूवमेंट के कथन, अब क्विट इंडिया मूवमेंट के कथन, गांधी जी ने क्या कहा क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में, कहा कि अधिकारी जॉब ना छोड़े, लेकिन ब्रिटिश सरकार नीति अपोज करने को कहा। अब पता होगा कि 1930 के अंदर जो था, 1920 से 30 था, उसके अंदर नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चला, असहयोग आंदोलन और सविनय विज्ञान आंदोलन। उसके अंदर भी क्या कहा था कि गांधी जी ने कहा था कि हमारे साथ मतलब कि जुड़ो आंदोलन के अंदर, और इसके ब्रिटिश की कोई बातों का वो मत करो, मानो मत इनको। तो लोगों ने क्या किया कि अपनी जो जॉब थी ना वो जॉब छोड़ दी, स्टूडेंट्स ने कॉलेज जाना स्कूल जाना बंद कर दिया। तो इसके ऊपर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। तो गांधी जी ने क्या कहा कि अधिकारी जॉब ना छोड़े, लेकिन जो ब्रिटिश की जो
पॉलिसी है ना उनका अपोज करे। जॉब तो जाए लेकिन उनकी पॉलिसी का वो करे अपोज। और अपोज कैसे करे, जो पीजेंट या कृषक है ना वो टैक्स नहीं देंगे, इस तरीके से अपोज करेंगे सरकार का। तो गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में, क्विट इंडिया में ये कहा कि अधिकारी और जो ऑफिसर है ना वो जॉब नहीं छोड़ेंगे, लेकिन ब्रिटिश सरकार नीति का अपोज करेंगे। और कृषक टैक्स नहीं देंगे। तो इसके फलस्वरूप क्या हुआ, इसके फलस्वरूप पैरेलल गवर्नमेंट की स्थापना हुई। क्या हुई, पैरेलल गवर्नमेंट की स्थापना हुई बलिया के अंदर। बलिया कौन सा, वो पंचायत वाला बलिया। बलिया के अंदर कौन थे, चित्तू पांडे। और सतारा के अंदर पैरेलल गवर्नमेंट की स्थापना हुई। और तुलुक के अंदर हुई, तुमलुक के अंदर, तुमलुक के अंदर हुई वेस्ट बंगाल। और तलचर के अंदर उड़ीसा के अंदर हुई। चार जगह क्या हुई, पैरेलल गवर्नमेंट की स्थापना हुई। बलिया के अंदर, सतारा के अंदर, तमलुक के अंदर और चलचर के अंदर। बलिया का इंपॉर्टेंट तो मैं बता दिया, चित्तू पांडे। बस ये बाकी इनके नाम याद रख लेना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बलिया के अंदर चित्तू पांडे, सतारा, तमलुक और तलचर। ठीक है, आगे बात करें। क्विट इंडिया मूवमेंट में जिनका समर्थन नहीं था। अब क्विट इंडिया मूवमेंट के अंदर समर्थन किन किन का नहीं था। एक तो सीपीआई का, मतलब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का नहीं था, मुस्लिम लीग का नहीं था और हिंदू महासभा का नहीं था। तो इन तीनों का इसके अंदर समर्थन नहीं था। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। एक बार पीछे का जो हमने पढ़ा वो रिवाइज और कर लेते हैं, एक बार जो आज पढ़ा। ऐसे दोस्तों स्टार्ट किया। 8 अगस्त 1940 को आया गवर्नर, इसके अंदर क्या कहा कि गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में भारतीय को शामिल किया जाएगा, अधिक भारतीय को शामिल किया जाएगा। युद्ध की समाप्ति पर डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दर्जा दिया जाएगा। संविधान बनाना भारतीयों का अपना अधिकार होगा। और माइनॉरिटीज़ जो है उनके विचारों को ध्यान में रखा जाएगा। लेकिन माइनॉरिटीज़ मुस्लिम लीग थी, उसने इसके बारे में इनकार कर दिया क्योंकि विचारों के बारे में कुछ कहा ही नहीं। और कांग्रेस ने भी इसका रिजेक्ट किया, क्योंकि इन्हें कहा कि डोमिनियन स्टेटस क्यों दे रहा है, हमें तो पूरा स्वतंत्रता चाहिए। और कहा भारत की स्वतंत्रता का समझौता नहीं करेंगे। और इसलिए इनको रिजेक्ट किया अगस्त प्रस्ताव को। और अब्दुल कलाम आज़ाद ने इसके ऊपर बात ही नहीं की, तो बात करने का विषय ही नहीं है। जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा, दरवाजे पर लगी जंग की कील काई से। और अगस्त प्रस्ताव के विरोध में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू हुए। शुरुआत को हुई 17 अक्टूबर 1940 को काशी पवनार आश्रम महाराष्ट्र से हुई। पहले व्यक्ति कौन थे, आचार्य विनोबा भावे, दूसरे जवाहरलाल नेहरू और तीसरे ब्रह्मदत्त थे। इसका मोटो क्या था, बोलने की स्वतंत्रता हेतु। और ये दिल्ली चलो नारा व्यक्तिगत सत्याग्रह से आया, ये ध्यान रखना, दिल्ली चलो नारा। चर्चिल ने क्या कहा, भारतीय आज़ाद भी हो जाएंगे ना तो भी अपने देश नहीं चला पाएंगे, चर्चिल ने कहा था। और फिर उसके बाद क्या आया, अगस्त प्रस्ताव वापिस चला गया, फिर क्रिप्स मिशन आया। इसकी अनाउंसमेंट कब की गई, 11 मार्च 1942 को की गई। इसका उद्देश्य क्या था, सेकंड वर्ल्ड वॉर में भारतीय को सहयोग प्राप्त कराना। लेकिन ये उद्देश्य नहीं इन्होंने कहा, इन्होंने किया क्या। फिर क्या हुआ, 23 मार्च 1942 को स्टैफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में दिल्ली आया था। 24 मार्च से गांधी से मुलाकात हुई, गांधी जी ने इसके बारे में इनकार किया। 30 मार्च को जो कांग्रेस के अधिकारी वार्ताकार थे जवाहरलाल नेहरू और अब्दुल कलाम आज़ाद के सामने रखा गया। अन्य वार्ताकार मुस्लिम लीग के थे जिन्ना, मुस्लिम लीग के, और हिंदू महासभा के वी डी सावरकर जयकर, अनुसूचित जातियों के अम्बेडकर थे। क्रिप्स मिशन के अंदर बिंदु क्या थे, भारतीय को संघ बनाएंगे, भारतीय को राष्ट्रमंडल और अन्य संगठनों में शामिल होने की स्वतंत्रता होगी। और भारतीय की संविधान सभा है ना वही संविधान बनाएगी। संविधान सभा के बारे में पूरा आगे डिटेल में पढ़ेंगे, पर बेसिक जो बेस है वो बना दिया आपको। भारत को डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा, वही बात कर दी। वो इस तरह की कार्यकारिणी में सभी भारतीय होंगे। कुछ कथन, मतलब कि क्या कुछ कथन कहे थे। पट्टाभी सीतारमैया ने कहा, अगस्त प्रस्ताव का परिवर्तित संस्करण है ये, बस और कुछ नहीं है। गांधी जी ने कहा, टूटे हुए बैंक का एक उत्तर दिनांकित चेक में पोस्ट चाहिए। जवाहरलाल नेहरू ने, ऐसा चेक जिसका बैंक दिवालिया हो गया है ये। और 11 अप्रैल 1942 को क्रिप्स मिशन वापस चला गया। क्रिप्स की विफलता का प्रभाव क्या था। 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति ने वर्धा में भारत छोड़ो कहा। 8 अगस्त 1942 को ग्वालियर टैंक मैदान में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई और गांधी जी ने डू और डाई का नारा दिया। क्विट इंडिया मूवमेंट में के कथन, गांधी जी ने क्या किया, क्विट इंडिया मूवमेंट के अंदर जो अधिकारी और जो ऑफिसर है ना वो जॉब नहीं छोड़े, जॉब करते रहे। और जो पीजेंट है ना वो टैक्स ना दे। फलस्वरूप इससे क्या हुआ कि चार पैरल गवर्नमेंट बनी, बलिया के अंदर बनी, सतारा के अंदर बनी, तमलुक के अंदर बनी और तलचर के अंदर बनी। फिर क्विट इंडिया के मूवमेंट के अंदर किस किस का समर्थन नहीं था, सीपीआई का नहीं था, मुस्लिम लीग का नहीं था और हिंदू सभा का नहीं था। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे कैबिनेट मिशन वेवेल योजना इनके बारे में। तो हमारे साथ जुड़े लास्ट तक, और आपको खुद के अंदर चेंज देखने को जरूर मिलेगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें आपके पास उनको। तो धन्यवाद, आज के लिए रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।